So hello everyone, welcome to our channel. I guys brief intro about me. I am from engineering background. This year I wrote Mains 2021 and my optional was history. So as we are back with our lecture series और पॉलिटी, जिसमें हम पॉलिटी के मेजर चीज़ों को कवर करेंगे. तो इसमें पहले डिस्क्लेमर दे दूँ मैं आपको, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. आई विल जस्ट ये फैक्ट्स रिवीजन के लिए बनाऊंगा ये वीडियो में, और ट्रस्ट में आप लेक्चर को पूरा सुनेंगे एंड तक. आप देखिए किस बेहतरीन तरीके से आपकी रिवीजन होती है, फैक्ट्स कैसे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बारीक से बारीक, ब्रॉड से ब्रॉड सारे फैक्टर कवर कर दूंगा आपको, और आपके लिए एक बहुत ही मतलब शॉर्ट सोल्यूशन बनेगा रिवीजन के. तो मैं पहले तीन चार बोर्ड्स को अनाउंस कर दूं, तीन चार बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस करूं ताकि लेक्चर के बीच में मुझे क्लोज ना होना. सबसे पहले होगी ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी जो यहाँ पे ट्रेड करती थी. देन एक बनेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, राइट. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगी, जो डायरेक्टर होंगे एज अ नेम सजेस्ट कंपनी को डायरेक्ट करेंगे हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो ब्रिटेन बैठेंगे. धीमे धीमे ब्रिटिश के पार्लियामेंट को लगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कंपनी हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया, राइट. तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठेगा, वो भी ब्रिटेन में बैठेगा. तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में टसल चलती रहेगी थ्रू आउट द, जिसको सुलझाने के लिए, पावर्स को एक्सचेंज करने के लिए एक्ट आते रहेंगे, वो हम पढ़ेंगे धीमे धीमे. फिर करते करते चलेगी 1857 का रिवोल्ट होगा, 1858 में क्राउन टेक ओवर करेगा और दोनों को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर देगा 1858 एक्ट में. देन 1858 के एक्ट में अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से एक ऑफिस था, उसका नाम चेंज करके वाइस रॉय कर दिया जाएगा, जो कि वाइस रॉयल्टी होगा क्राउन की, उसका नाम वाइस रॉय का शॉर्ट फॉर्म है, और वो इंडिया में होगा सिचुएटेड, वो इंडिया में प्रेजेंस होगा. और इसी को हेल्प करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा, जिसकी काउंसिल भी होगी, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ बनेगा, वो बनेगा ब्रिटेन में. वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक आदमी होगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा, उसकी खुद की काउंसिल होगी जो ब्रिटेन में रहेगा, जो डायरेक्टली क्वीन को रिपोर्ट करेगा. गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्वीन के अंडर है. तो इस प्रकार से ये लिंक चलता रहेगा. फिर धीमे धीमे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर खत्म कर दी जाएगी और गवर्नर जनरलशिप भी खत्म हो जाएगा, एंड फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा. तो ये 3 से 4 इंस्टीट्यूट थे जो मुझे इंट्रोड्यूस करने थे बीच में, ताकि बीच में लेक्चर में फ्लो करना अच्छा, ताकि लेक्चर की फ्लो के बीच में हम डिस्टर्ब ना हो. अब चलिए शुरू करते हैं लेक्चर. पहला लेक्चर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम अलग से अलग जितने भी अब तक एक्ट आए हैं ब्रिटेन की तरफ से इंडिया को रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो रेटिंग एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट हो, वो सारे हम कवर करेंगे विद फैक्ट्स. तो देखिए सबसे पहले क्या हो, देखिए जब 1767 में बक्सर का युद्ध होता है, तो उसके बाद 1765 के बाद से जो दीवानी के राइट है और जो फौजदारी के राइट है वो ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं. दीवानी होते हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं, और जो अदर क्रिमिनल वाले जो से एडमिनिस्ट्रेशन है वो होता है हमारा फौजदारी वाला. तो सिविल एंड जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो चला गया ब्रिटिशर्स के पास. फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए मैं पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. देन फिर 1858 में क्या होता है, जब क्वीन 1858 में जब रिवोल्ट होता है, तो क्वीन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया. फिर धीमे धीमे करते 1946 में कैबिनेट प्लान आएगा, उसके बाद वो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगा, जो फाइनली 26 जनवरी 1950 में हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर देंगे, राइट. तो ये ऐसा कुछ फ्लो रहेगा. फिर कंपनी रूल रहेगा 1773 से लेकर 1858 तक. उसके बाद जब रिवोल्ट होगा तो क्वीन डायरेक्ट टेक ओवर कर लेगी, 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन का रूल होगा. ये सब तो सबसे पहला जो आता है हमारा कंपनी का रूल 1773 से 1858 तक. इसमें सबसे रेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अब लाया क्योंकि टू रेगुलेट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ये दिक्कत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो हमारे हाथ से निकल न जाए, उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो अपनी पावर को असॉल्ट न कर ले इंडिया के अंदर, क्योंकि हमसे बहुत मील दूर है. तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया. तो ये सबसे पहला स्टेप था जो लिया गया था सेंट्रलाइजेशन की तरफ, राइट. देखिए जो मैंने मार्क किया हुआ है हाईलाइटर से, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है. इसने सेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया. अगर हम बात करें पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव. लेकिन जब एक्ट हमारे आने शुरू हो गए, तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करो तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, राइट. तो ये आप याद कर लीजिए. अब इसके फीचर देख लेते हैं. तो इस एक्ट ने एक ऑफिस का नाम था गवर्नर ऑफ बंगाल, राइट. गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे. इसके लिए इसके साथ हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 4 मेंबर थे. आप याद कीजिए कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे. और जो पहले ऐसे गवर्नर थे हमारे इंडिया के, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो सब्सिडरी अलायंस भी लेके आए थे. ये फैक्ट आप साथ साथ याद कर लीजिए. अब इस एक्ट के द्वारा देखिए उस समय 3 प्रेसिडेंसी मेन थी, एक थी बंगाल रीजन में, एक थी बॉम्बे के रीजन की, एक थी मद्रास रीजन में. इस एक्ट से जो बाकी की थी मद्रास और बॉम्बे की, उसको सबॉर्डिनेट कर दिया गया था टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो जो गवर्नर थे अदर टू प्रेसिडेंसी को, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल के. उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा है वो 1774 में एस्टेब्लिश किया गया था, राइट. और इसके जो पहली चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के, वो थे एलिजा एम पे, और इनके साथ 3 अदर जजेस थे. इसके अलावा इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया था सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड
और एक्सेप्टिंग, मतलब इन्होंने बेसिकली कंपनी के सारे ऑफिसर्स को प्राइवेट ट्रेड करने से, गिफ्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाते थे, उनको डायरेक्टली कहा गया था कि आप रिपोर्ट करेंगे जितने भी रेवेन्यू, सिविल या मिलिट्री अफेयर्स होंगे इंडिया के, आप उनको रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यहीं से रेगुलेशन का स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। जितने इंपॉर्टेंट है इसको सीधा सीधा करते हैं। इट वाज अ डिक्लेरेटिव, इसने डिक्लेयर किया था। अब ये क्यों लाया गया था, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, इस अमेंडिंग एक्ट 1781 को सेटलमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट के लिए लाया गया था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के साथ, गवर्नर के साथ। तो इसके सेटलमेंट के लिए लाया गया था हमारा 1781 का अमेंडिंग एक्ट। इसमें एग्जम्प्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल को फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। जो वो एक्ट करेंगे ऑफिशियल कैपेसिटी में, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट करते हैं उसके कारण अगर कोई एक्ट हो जाता है तो वो उस समय एग्जम्प्टेड होंगे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से। इसके अलावा जो एक्सक्लूडेड कर दिए, जो रेवेन्यू मैटर थे वो एक्सक्लूड कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट से, उनसे ज्यूरिसडिक्शन ले लिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अपील थी कोर्ट, वो गवर्नर जनरल की जगह गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। जो कोर्ट ऑफ अपील था, सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई चीज फंसता है, अगर आपको उसको अपील करना है तो वो अपील कहाँ करेंगे आप, गवर्नर जनरल के पास। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को एक ओवर आर्किंग पावर दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। बेस्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, ये वाला एक्ट पर्टिकुलर। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पिट्स एक्ट ऑफ 1784। इस समय इसका पिट्स कहते क्योंकि जो समय के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनका नाम पिट्स द यंगर, जो ब्रिटेन के पीएम थे। ये एक्ट क्यों लाया गया था, इस एक्ट ने एस्टेब्लिश किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद कर लीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट से आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उस पर कंट्रोल पाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा, राइट। तो अब इसके जो फीचर देखते हैं, इस फीचर ने जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। जो पॉलिटिकल फंक्शन है कंपनी का इंडिया में और जो फाइनेंशियल फंक्शन है कंपनी का इंडिया में, उसको डिफरेंशिएट कर दिया गया था। जो पॉलिटिकल वाला एस्पेक्ट था वो सारा इनसे छीन कर दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और जो रेवेन्यू वाला मामला था, जो फाइनेंशियल वाला मामला था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में उन्होंने छोड़ दिया। तो इसी कारण से इसको हम डबल गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। ये देखिए, अब देखिए सिंपल, हमने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर के लिए और फाइनेंशियल अफेयर के लिए, कमर्शियल अफेयर के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू डायरेक्ट सुपरवाइज कोई भी सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट का कोई भी ऑपरेशन है तो वो किसकी पावर दे दी गई, वो पावर दे दी गई हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो मिलिट्री में चला था। और इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश पोजेशन वर्ड आया था कि जो इंडिया की टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजेशन कहा गया था। ब्रिटेन पे ऑफिशियल कंट्रोल, ब्रिटेन का इंडिया पे ऑफिशियल कंट्रोल 1883 के एक्ट में, जब उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरी। लेकिन फर्स्ट बारी ब्रिटिश पोजेशन कब कहा, तो वो कहा था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और जो पिट्स थे इन्होंने रिड्यूस कर दिया काउंसिल मेंबर टू 3, पहले 4 थे। अब उसमें गवर्नर को थोड़ी पावर देने के लिए, ताकि उसकी पावर फंस न जाए, कोई डिसीजन बन जाए, तो 3 कर दिए, राइट। तो वो बात कर दी, पहले 4 थे, अब 3 कर दिए गए पिट्स इंडिया एक्ट से। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज हमारा है 1786 का एक्ट। तो 1786 के एक्ट में उसके हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनमें इनको वीटो पावर दे दी गई थी, वीटो पावर दे दी गई थी। और 1786 के इसमें अमेंडमेंट आया था विच वाज इंट्रोड्यूस टू स्ट्रेंथन द कॉर्नवालिस। जो कॉर्नवालिस को स्ट्रेंथन करने के लिए, पावर देने के लिए, वीटो पावर देने के लिए 1786 का छोटा सा आया था। अब इसमें क्या कहता है, इट वाज गिवन टू ओवरराइड टू द डिसीजन ऑफ काउंसिल। जो गवर्नर जनरल थे उनकी जो काउंसिल थी 3 मेंबरों की, वो कहीं गवर्नर को वो करना दे, उसको नल एंड वॉइड ना कर दे, तो गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर दी गई, इसके अंदर उसको ओवर आर्किंग पावर दी गई। और इसमें कहा गया कि ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। जो मिलिट्री का हेड होगा वो भी गवर्नर जनरल होगा और उसको ओवर आर्किंग पावर देगी। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट दैट इज 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसने क्या किया, इट एक्सटेंडेड द चार्टर फॉर 20 ईयर। देखिए 1600 में चार्टर करके कंपनी बनाई गई, तो उसके बाद जब एक्ट में शुरू तो 20 साल तक इसको एक्सटेंड किया था चार्टर को। तो इसमें 1793 में 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। और इसमें कहा गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चार्टर कंटिन्यू करके काम करेगी। तो गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी काउंसिल के ऊपर ओवर आर्किंग पावर्स दे दी गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो गवर्नर जनरल थे, उनको मोर पावर कंट्रोल दिया गया था ओवर द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो गवर्नर जनरल थे। अब देखिए 1772 से लेके 1833 तक सेंट्रलाइजेशन बढ़ता ही जाएगा। 1833 में पीक पे पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बीच दौरान सेंट्रलाइजेशन बढ़ता रहेगा। इसका मतलब है कि जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनकी पावर को कहीं ना कहीं खींच के गवर्नर ऑफ बंगाल की तरफ थोड़ा इंक्लाइन कर दिया जाएगा। इसमें फिर इन्हें मोनोपोली को एक्सटेंड किया था, हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद इसमें ये कहा गया था जो इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सारी सैलरीज हैं दैट विल बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना 1784 के एक्ट से, लेकिन उसकी सैलरी का प्रोविजन था कि वो कहाँ से जाएंगी, वो सारे खर्चे जाएंगे इंडिया के खर्चे से, इंडिया की ट्रेजरी से, तो वो जाएंगे इंडियन रेवेन्यू से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी ने कुछ नहीं पूछा, 1833 का चार्टर एक्ट।
अब देखिए यहाँ से चार्टर एक्ट आने शुरू हो जाएंगे हमारे, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट थे, अब चार्टर एक्ट हो जाएंगे 1830 से। तो ये लाया गया था टू कोडिफाई द रेगुलेशन, और इस चार्टर ने अबॉलिश कर दिया था मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले अगर ब्रिटेन के किसी भी व्यापारी को ट्रेड करना इंडिया के साथ, तो उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर खरीदने पड़ेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो उसके बिहाफ पे आगे यहाँ पे ट्रेड करते थे। लेकिन वहाँ पे फिर लॉबी की गई प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा उधर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि मोनोपोली ब्रेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड विद चाइना एंड टी, इसको छोड़ के कंपनी के सारे से मोनोपोली छीन कर प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी गई थी। तो याद रखिए मोनोपोली किससे ब्रेक हुई थी? 1813 के चार्टर एक्ट से, 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी की मोनोपोली ब्रेक होगी थी। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 1813 के एक्ट से मोनोपोली ब्रेक हुई थी। ये स्टेटमेंट था यूपीएससी क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा दूंगा प्रीवियस क्वेश्चन, या अगर आपने खुद भी देखोगे तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, राइट। तो पहला फीचर क्या है? इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड टी, इसके अलावा सब छीने गए थे। एंड इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इंडिया। अभी तक कंपनी की टेरिटरी माने जाते थे, लेकिन इसमें पहली बारी जो चार्टर एक्ट है इसमें ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरी माना गया, जो कंपनी की पोजेशन है उसको ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरी माना गया। इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो इतना मैंने बाकी चीजें पढ़ ली थी। अब इसके अलावा जो 1813 का एक्ट था, 1813 था, इसमें अलाउ किए क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट, कि आप इंडिया में जाकर अब अपना प्रोसेलिटाइजेशन अगर करना चाहे, एजुकेशन बढ़ाना चाहे, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा क्रिश्चियनिटी बढ़ाना चाहे, तो वो आप कर सकते हैं। जो एक रीजन बना था 1857 के रिवोल्ट का भी। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया था इस एक्ट के तहत। 1 लाख रुपए खर्चा नहीं किया था तुरंत, लेकिन प्रोविजन कर दिया गया था 1 लाख रुपीज का फॉर एजुकेशन, स्प्रेडिंग एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन। तो अब वो किस लैंग्वेज में थी उसके लिए फिर एक कमेटी बनेगी बाद में 1823 के अराउंड। उसके बाद फिर इंग्लिश ईस्ट ओरिएंटल का पूरा कंट्रोवर्सी होगा, जो फिर मकोले आके उसको खत्म करेंगे, और फिर इंग्लिश एजुकेशन को एक वेस्टर्न एजुकेशन स्टडीज का मीडियम मान लिया। तो ये पूरा प्रोसेस है 1813 का चेक चार्टर एक्ट, फिर जो 1923 में स्पेशल कमेटी बनी हमारी, और फिर जो इंग्लिश ईस्ट और ओरिएंटलिस्ट की कंट्रोवर्सी चलती है, इस कारण से हमारा फाइनली एक एजुकेशन सिस्टम निकल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन। लोकल गवर्नमेंट को पावर किसने थी? वो था 1813 का एक्ट। ये काफी कम याद रखते हैं, हमें याद नहीं रहता, कम पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं आपको एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ कि इट इम्पोज टैक्स, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी टैक्स लगाने की। उसके अलावा अगर हम बात करें तो है नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बारी इंडिया को एक्सेप्ट किया गया एज देयर कॉलोनी ऑफिशियली, राइट। तो इंडिया को ऑफिशियली कॉलोनी कब एक्सेप्ट किया गया? 1833 के एक्ट से। इससे अब तक जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ओहदा दे दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट से बनते हैं? 1833 के एक्ट से बनते हैं। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1832 में बने थे, राइट। तो वो हो गया। और इस बारी पहली बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दे दी गई टू एंटायर काउंसिल टेरिटरी तक, काउंसिल ब्रिटिश इंडिया की तक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे पहले गवर्नर में, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होगा। इट डिप्राइव्ड द, अब देखिए मैंने कहा था 1833 के एक्ट में सेंट्रलाइजेशन पीक पे होगी, तो 1833 के एक्ट में इन्होंने जो भी एक्टिविटीज थी मद्रास के गवर्नर की और जो बॉम्बे गवर्नर की, उनको छीन के पूरा का पूरा दे दिया गया था हमारी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल को। तो ये देखिए इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लेजिस्लेटिव पावर, किसको दे दी गई? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर सारी की सारी दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके अलावा इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। देखिए 1813 में फिर भी चाइना के साथ ट्रेड और चाय के ट्रेड को छोड़ दिया गया था, लेकिन 1833 में कंप्लीट मोनोपोली अबॉलिश कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, राइट। और सारा का सारा पावर दी। तो किस एक्ट ने कमर्शियल बॉडी की रोल को एंड कर दिया? राइट वाज 1813 के एक्ट। मोनोपोली ब्रेक की 1813 के एक्ट ने, लेकिन कमर्शियल नेचर खत्म किया 1833 के एक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें जो पहला अटेम्प्ट बनाया गया टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, जिसकी आज हम तैयारी करते हैं, वो 1793 में कौन वॉलिस लेके आए थे इन सिविल सर्विसेज को, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पोस्ट था। लेकिन उस समय ब्रिटिश जो यूरोपियंस है उन्हीं तक लिमिटेड रहती थी इसकी पोस्ट, लेकिन 1833 में पहली बारी प्रपोज किया गया था कि जो सिविल सर्विसेज है उनका ओपन कंपटीशन होगा। कंपटीशन करवाया नहीं गया था, लोकेशन वेकेशन कुछ फाइनल नहीं की थी, लेकिन ऐसा प्रपोज कर दिया गया था कि ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्विसेज के लिए। इट वॉज जस्ट प्रपोज, इंप्लीमेंट होगा 1853 के एक्ट से, लेकिन पहले के बारे में पूछे इट अटेम्प्टेड इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स वगैरह वगैरह करके कर दिए। लेकिन फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्होंने निगेट किया, उन्होंने बोला कि कोर्ट, इससे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास एक पावर रहती थी ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने की, ब्यूरोक्रेट्स को पॉइंट करने की, जिस कारण से लॉबी चलता था ब्रिटेन में। वो पैसे खिलाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ताकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उनके बच्चों को एज अ ब्यूरोक्रेट इंडिया में पॉइंट कर सके।
तो इसी के चलते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने निगेट किया कि जी नहीं, हम ये अपनी पावर, ये वाली पावर को एटलीस्ट नहीं छोड़ेंगे। आपने पॉलिटिकल पावर ले ली, कमर्शियल पावर ले ली, मोनोपोली खत्म कर दी, हम ये पावर तो अपने पास रखेंगे। तो उस कारण से निगेट को कॉन्ट्रोवर्सी हो, तो उस कारण से ये प्रोविजन एक्ट में नहीं बदल पाया। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या है कि इसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया। पहली बारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, लेजिस्लेटिव जो वो लॉ बनाएंगे इंडिया के लिए, और एग्जीक्यूटिव जब उनको इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया 1853 के चार्टर एक्ट से। ये सारे एक्ट बनते कहाँ थे? सारे एक्ट बनते थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, लेकिन इंप्लीमेंट कहाँ करते थे? कंपनी पे। कंपनी कहाँ थी? इंडिया। तो ये अब ध्यान रखिए, ये इंडिया में नहीं बन रही, ये वहाँ बन रही है। तो इसके पीछे क्या कहते हैं, ये मैंने बता दिया, इट सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। जो गवर्नर जनरल था और उसकी 4 लोगों की जो काउंसिल थी, जो 3 लोग की फिर 4 की हुई, तो उसकी गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उनको अलग अलग कर दिया गया। इसके अगर हम बात, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ओपन कंपटीशन है, इट इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन। इंट्रोड्यूस किससे गए थे? 1853 के एक्ट से। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी वाज अपॉइंटेड इन 1854। तो एक कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज बनाई गई थी, इसको ओपन थ्रो ओपन, इसको ओपन कर दिया गया था कंपटीशन के लिए, राइट। एक मकोले कमेटी बनी थी, मकोले कमेटी बनी थी, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। मकोले ने भी कमेटी थी जो 1854 में बनी, तो उसने कहा कि इसको ओपन कर दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउ इट्स रिटेन्ड पोजीशन इंडियन टेरिटरी में। बोलते हैं कि आप ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटेन के अकाउंट पे इसको करिए, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट में पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अब तक जितने भी गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी उसमें मेंबर होते थे, वो सब होते थे यूरोपियंस, लेकिन पहली बारी इसमें मतलब वो इंडिया के आउटसाइड होते थे, लेकिन इसमें पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया। लोकल रिप्रेजेंटेशन से इंडियन से मत कंफ्यूज होइए, लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि उनको इंडिया से ही उठाया जाएगा। जो भी ऑफिसर इंडिया में वर्क कर रहे हैं हम उन्हीं से उठा के इनको लाएंगे, राइट। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार कब आया इंडिया की? जो अब देखिए, इससे पहले तक अब तक हमने प्रोविंसेस का जिक्र नहीं सुना, राइट। अब तक हमने सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र सुना, जो गवर्नर जनरल हेड कर रहे हैं, राइट। धीमे धीमे प्रोविंशियल बनेंगे तो उसमें अलग गवर्नर होंगे, लेकिन गवर्नर जनरल बंगाल वाले ही रहेंगे। जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो इसमें क्या करा गया था, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी? वही जो गवर्नर जनरल की है, उसको सेंट्रल माना गया, मेन पावर उसको दी गई थी, तो उसकी काउंसिल को ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल माना गया। इसमें क्या किया गया था, ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स, इसमें 6 न्यू मेंबर ऐड किए गए थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, जिसमें से कि 4 मेंबर थे लोकल प्रोविंस से लिए जाएंगे 4 मेंबर। और वो कौन कौन से प्रोविंस हैं? मद्रास प्रोविंस से लिए जाएंगे, बंगाल प्रोविंस से लिए जाएंगे, बॉम्बे प्रोविंस से लिए जाएंगे और आगरा प्रोविंस से लिए जाएंगे। इन 4 प्रोविंस से उठा के लोग लिए जाएंगे हमारी सेंट्रल की लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। तो ये आप याद कीजिए। उसके बाद हमारा आता है, देखिए 1853 तक हमने कर लिया। 1857 में रिवोल्ट होता है तो क्राउन डायरेक्ट रूल ले लेता है, बोलता है आप कंपनी को हाथ में नहीं देंगे पावर, बहुत गलतियां करती है कंपनी, तो उसने डायरेक्ट पावर को ओवरटेक कर लिया। अब अगर हम बात करें 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल करेगा, उसमें पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नेंस का एक्ट भी कहा जाता है। गुड गवर्नेंस का एक्ट किसे कहा जाता है? 1858 के रूल कहा जाता है। इट अबॉलिश्ड, ये ध्यान से दीजिए, इट अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन को सारी की सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई थी, कंपनी की ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई। वेट, मैं ऑडियो चेक कर जी, ऑडियो प्रॉपर्ली वर्क करिए। तो मैं यहाँ 1858 एक्ट, तो गुड गवर्नेंस का एक्ट किसे कहा जाता है? 1858 एक्ट को कहा जाता है। इसने अबॉलिश कर दी थी पावर सारी की सारी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो 1784 के एक्ट से बनता, पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर शुरू से चलता रहा था, इन दोनों को अबॉलिश करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ऑफिस एस्टेब्लिश कर दिया गया था 1858 के एक्ट से। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। और इसमें हाँ, ये मैंने बता दिया आपको कि 1858 के एक्ट से ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को खत्म करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया नाम दिया गया था उस पोस्ट को, राइट। तो पहले वॉइस रॉय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जैसे 58 में नया एक्ट आया तो उन्हीं को पहले गवर्नर जनरल, पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी अपॉइंट कर दिया गया था, राइट। तो ये सिंपल वाइस रॉय ऑफ इंडिया को पोस्ट नया बना दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट का मतलब क्या? 2 जो हैंड्स रहते, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको डबल गवर्नमेंट कहा गया। एक डुअल गवर्नमेंट था जो क्लाइव का था, ये डबल गवर्नमेंट है। डबल गवर्नमेंट को एंड कब किया गया? इस एक्ट से। डबल गवर्नमेंट आया किससे था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो खत्म कर दिया गया दोनों बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, वाटर खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का एक नया ऑफिस बना दी गई, उसकी काउंसिल दे दी गई, और ये जो मेंबर था, जो सेक्रेटरी था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर हुआ करता था, और जो रिस्पॉन्सिबल था किसको? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। अब याद रखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो किसको रिस्पॉन्सिबल था? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को।
इट इस्टेब्लिश उसको उसका कितने मेंबर का काउंसिल बनाया गया था, उसका 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया था, विच वॉज एडवाइजरी बॉडी। याद रखिए वो एडवाइजरी बॉडी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का बंदा था, और इट कॉन्स्टिट्यूट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कर दिया गया था। उसके बाद जो 1858 का एक्ट है, ज़्यादातर उसको गुड गवर्नेंस का बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इट डिडंट ऑल्टर इन एनी सब्सटेंशियल विद द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रिविलेज। इसने इससे अलावा कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए हमारा मेजर पार्ट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद सारे कानून के एक्ट आएंगे। इसमें हमारा कौन सा बचता है, 1861 का एक्ट बचता है, 1982 का एक्ट बचता है, 1999 का पार्लियामेंटो, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 35 का एक्ट। ये 5 एक्ट हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। अब आई विश कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई विश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हमारा रिवीजन सीरीज। एट एंड जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।